नमस्कार बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी ग्रुप। आज के इस एपिसोड में हम कंटिन्यू रखेंगे हमारे क्लास 10 सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान के जीनियस बैच को। जीनियस बैच में हम कंप्लीट चैप्टर को वन शॉट वीडियो में डिस्कस करते हैं और पूरे चैप्टर को हम देखते हैं एग्जाम के चश्मे से, यानी कि चैप्टर के साथ साथ हम वो सब कुछ भी डिस्कस करते हैं जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। हम चैप्टर को सिंप्लीफाई करते हैं, आपके लेवल के अकॉर्डिंग लेकर के आते हैं और जो कॉम्प्लिकेटेड कंसेप्ट या टॉपिक होते हैं उसको हम आपके आसपास के एग्जाम्पल के साथ इजी बनाने की कोशिश करते हैं ताकि आप उसको इजीली डाइजेस्ट कर पाओ। साथ ही साथ हम डिस्कस करते हैं कि चैप्टर में कौन से टॉपिक है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, कौन से टॉपिक है जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, और अगर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो उसकी लैंग्वेज क्या रहेगी वो भी हम डिस्कस करते हैं। और साथ ही साथ डिस्कस करते हैं कि लास्ट 10 ईयर्स में उस चैप्टर या उस टॉपिक से रिलेटेड कितने क्वेश्चंस है जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। ओके, यानी कि ये जो आपका जीनियस बैच होता है वो कंप्लीट पैकेज होता है। अगर आप इस बैच के थ्रू पूरे चैप्टर को समझते हो तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं और आपको कुछ भी एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं रहती है। आज के अगर इस एपिसोड या वीडियो की बात करें तो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 पॉलिटिकल साइंस सिविक्स के 7th चैप्टर को, आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी, लोकतंत्र के परिणाम। एक छोटा सा आसान सा सबसे आसान ये चैप्टर रहेगा आपके क्लास 10th एसएसटी सोशल साइंस का। इस चैप्टर में हम एक तरीके से कंक्लूजन निकालेंगे जो कुछ भी हमने 9th क्लास में पढ़ा, जो कुछ भी हमने 10th क्लास में पढ़ा, क्योंकि 9th क्लास में हमने शुरुआत की थी 9th के साथ डेमोक्रेसी की यात्रा को। लोकतंत्र क्या, लोकतंत्र क्यों, ये हमारा पहला चैप्टर था। उसके बाद हमने समझा कि कैसे डेमोक्रेसी में लोग अपनी सरकार को चुनते हैं, इलेक्शन कैसे होते हैं, संस्थाएं कैसे काम करती है, हमारे अधिकार कौन कौन से होते हैं, वो सब कुछ हम 9th क्लास में पढ़ चुके हैं। 10th क्लास की अगर बात करें तो कुछ चैप्टर आपके स्किप हो गए क्योंकि सिलेबस रिड्यूस हो गया कोविड के कारण, लेकिन फिर भी हमने सत्ता की साझेदारी की बात की, हमने संघवाद की बात की। अगर बाकी चैप्टर डिस्कस करते तो उसमें हम समझते कि कैसे जो लैंगिक मुद्दे हैं, जो धार्मिक मुद्दे हैं, जो असमानता है या जो विविधता है, उसको कैसे आगे एक साथ लेकर के डेमोक्रेसी चलती है। हमने राजनीतिक दलों की भी बात की कि कैसे वो डेमोक्रेसी में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पर जब हम पहुँचेंगे इस चैप्टर के साथ तो हम एक एक टॉपिक के साथ फाइंड आउट करेंगे कि क्या डेमोक्रेसी एक्चुअल में ही अच्छी गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ से हमारे बात की जाए कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की या टॉपिक्स की तो बहुत ज़्यादा नहीं बनेंगे, कुछ लिमिटेड से क्वेश्चंस यहाँ से बनेंगे और वो क्वेश्चंस भी क्लियर होते हैं कि यही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज के इस चैप्टर की। सबसे पहले हम चैप्टर को थोड़ा सा ओवरव्यू करेंगे कि इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे क्या। ये जो हमारा चैप्टर है, इस चैप्टर के साथ यहाँ पे मैं आपको एक डायग्राम दिखा रहा हूँ। ये जो डायग्राम है ये हमारा कंप्लीट चैप्टर है, यानी कि ये सब कुछ हम यहाँ पर इस चैप्टर में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सबसे पहले तो हमें समझना है कि लोकतंत्र क्या है। ठीक, हम लोकतंत्र को समझने की कोशिश करेंगे और लोकतंत्र के अलावा और कौन सी शासन व्यवस्थाएं हो सकती है उसकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम यहाँ इस चैप्टर में जो बात करेंगे वो करेंगे कि लोकतंत्र के आउटकम्स या परिणाम क्या निकले हैं। सबसे पहले तो हम राजनीतिक परिणामों की बात करेंगे, यानी कि राजनीतिक परिणाम कौन कौन से निकले, यानी कि ये जिम्मेवार सरकार होती है, ये जवाबदेह सरकार होती है, वैध सरकार होती है, कैसे होती है। ठीक, या बाकी और जो गुण हैं, विशेषताएं हैं, क्वालिटीज़ है डेमोक्रेसी की, वो भी हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे आर्थिक परिणामों पे। यहाँ पे हम फिर एक बार फिर से कंपैरिजन करेंगे कि क्या आर्थिक विकास में डेमोक्रेसी कैसा कर रही है, बाकी जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, गैर लोकतांत्रिक सरकार है, उनके साथ हम कंपेयर करेंगे। हम कंपेयर करेंगे गरीबी और असमानता को कम करने में डेमोक्रेसी कितनी की कामयाब हुई है, यानी कि यहाँ पर हम इन गुणों के आधार पर डेमोक्रेसी है उसका मूल्यांकन करेंगे आज, यानी कि डेमोक्रेसी का ही एग्जाम है इस चैप्टर में। उसके बाद हम सामाजिक जो परिणाम है उसमें हम समझेंगे कि समाज में जो विविधता होती है, डाइवर्सिटी होती है समाज में, उसको डेमोक्रेसी कैसे डील करती है, उस समस्या को कैसे हल करती है, और जो सद्भावपूर्ण जीवन है तो उसके लिए डेमोक्रेसी हमें क्या कुछ कौन से राइट्स देती है। तो यानी कि जो पॉजिटिव आउटकम्स है या जो एक्सपेक्टेड है कि हमें उम्मीदें होती है कि डेमोक्रेसी में ये चीज़ें होनी चाहिए, तो क्या वो सारी चीज़ें हमें मिल पा रही है लोकतंत्र में, वो सब कुछ हमें यहाँ समझना है। तो कोई भी ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो ज़्यादा डिफिकल्ट हो, छोटे छोटे से कंसेप्ट दिए गए और छोटा सा हमारा ये चैप्टर रहेगा। तो सबसे पहले अगर बात की जाए कि ये लोकतंत्र है क्या, ओके, लोकतंत्र क्या है इसको हम समझ लेते हैं। जो लोकतंत्र है ये दो शब्दों से मिलकर बना है, लोक जमा में तंत्र। लोक का अर्थ होता है लोक और तंत्र का अर्थ होता है शासन, यानी कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था होती है जिसमें शासकों का चुनाव जनता करती है। जनता है
वो सरकार का चुनाव करती है, जनता है वो सरकार को बदल भी सकती है। ये एक प्रकार की शासन व्यवस्था होती है। ठीक, अब दो और शासन व्यवस्थाएं भी है, आपने पढ़ा भी है, सोशल साइंस में पढ़ा है, आपने पिछली क्लासेस में पढ़ा है। जैसे एक होता है राजतंत्र। राजतंत्र में क्या होता है कि राजतंत्र में राजा है, उसके बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा, वो राजतंत्र होता है। यानी कि जैसे हमने पढ़ा बाबर का हुमायूं, हुमायूं का अकबर, अकबर का जहांगीर, जहांगीर का शाहजहां, शाहजहां को का औरंगजेब। यानी कि वो क्या था, वो राजतंत्र था। राजा के बाद उसका बेटा, उसके बाद उसका बेटा। वहां पे सरकार को ना तो जनता चुनती है और ना ही सरकार को जनता बदल सकती है और ना ही जनता के पास कोई अधिकार होते हैं। ओके, ये व्यवस्था पहले कॉमन थी और अब भी बात करें तो कुछ देशों में जारी है। उसके बाद दूसरे प्रकार की जो शासन व्यवस्था होती है वो होती है डिक्टेटरशिप, तानाशाही। तानाशाही की बात करें तो तानाशाही का मतलब होता है सीधे तौर पर जोर के बल पर, यानी कि अपनी ताकत के बल पर सत्ता में कब्जा जमाना। तो वहां पर भी वही होता है, कोई ना रोकने वाला होता, ना टोकने वाला होता, ना कोई इफ कहने वाला होता, ना बट कहने वाला होता। वो एक व्यक्ति होता है, उसकी जितनी बुद्धि होती है, जितनी समझ होती है, उसी के अकॉर्डिंग वो शासन को चलाता है। ना उसे वोट लेने होते, ना किसी को जवाब देना होता, ना वहाँ मीडिया होता, कुछ नहीं होता, सब कुछ वही होते हैं। तो वहाँ पर भी हमारे पास किसी टाइप के राइट्स नहीं होते, ना हम गवर्नमेंट को चुनते हैं और ना ही हम गवर्नमेंट को बदल सकते हैं। वहाँ पर अगर इलेक्शंस होते हैं तो वो सिर्फ दिखावा होता है, ढोंग होता है, बाकी कुछ नहीं होता। तीसरे प्रकार की शासन व्यवस्था हमारी लोकतंत्र आ जाती है। लोकतंत्र में देखिए, अब हम यहाँ पर अपने देश की बात करें तो हम मर्यादित भाषा में प्रधानमंत्री जी को भी क्रिटिसाइज कर देते हैं, आलोचना कर देते हैं उनके कार्यों की। अगर हमें लगता है हमारे व्यूज है वो एक्सप्रेस कर सकते हैं, भाषा हमारी मर्यादित होनी चाहिए। हम सरकार की नीतियों का विरोध कर सकते हैं अगर हमें अच्छा ना लगे। किसान आंदोलन चला, इतना लंबा विरोध किया गया। ओके, हम यहाँ पर कोई भी काम धंधा अपना सकते हैं, हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं। ये सब कुछ क्यों है? क्योंकि लोकतंत्र में हमारे पास कई सारे राइट्स होते हैं। ओके, तो ये जो लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र लोगों की अपनी सरकार होती है जिसमें हम शासकों को चुनते भी हैं और उनको हम बदल भी सकते हैं। इसमें हर किसी के पास राजा बनने का मौका होता है। ये जो प्रधानमंत्री होते हैं, ये जो सीएम होते हैं, वो राजा ही तो होते हैं, मॉडर्न डे राजा होते हैं। ये हर किसी के पास मौका है। आपके पास अगर वो गट्स हैं, स्किल्स है, लोकप्रियता है, आप इलेक्शन में खड़े हो जाइए, राजा बन सकते हो, चांसेस होते हैं ना। यानी कि यहाँ पे वो नहीं होता कि राजा का बेटा ही राजा बनेगा, कोई भी राजा बन सकता है। तो ये डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेमोक्रेसी को थोड़ा सा और हम समझेंगे कि आज अगर वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में 100 से ज़्यादा देशों में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, यानी कि लोकतांत्रिक व्यवस्था है। वहाँ पे जनता अपने शासकों को, अपनी सरकार को चुनती है और समय समय पर चुनाव होते हैं, उसके बाद उसको वो बदल भी सकते हैं। इसका जो हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें फिर रूल कौन करता है, नियम कौन तय करता है? सभी लोकतांत्रिक देशों में एक औपचारिक संविधान होता है। संविधान क्या होता है? कुछ नियम, कायदे, कानून होते हैं जो देश को चलाने के लिए आवश्यक होते हैं। ओके, जैसे अपने देश का संविधान है। इंग्लैंड की संविधान की बात करें तो वो अलिखित है। अपने देश का संविधान क्या है? वो लिखित है। तो हर देश का अपना एक औपचारिक संविधान होता है और उसी संविधान के अनुसार सब कुछ कार्य चलते हैं। जैसे कि इलेक्शन कैसे होने, कब होने, राजनीतिक दल कितने होंगे, क्या कुछ होंगे, वो सब कुछ संविधान के अकॉर्डिंग उसको कंट्रोल किया जाता है। और साथ ही साथ जो लोकतांत्रिक देश होते हैं वहाँ पर कुछ बुनियादी, कुछ मूलभूत अधिकार भी नागरिकों के पास होते हैं। हो सकता है अपने देश में अलग हो, साउथ अफ्रीका में अलग हो, अमेरिका में अलग हो, रसिया में अलग हो, ब्रिटेन में अलग हो, लेकिन कुछ मूलभूत अधिकार अवश्य होते हैं। ठीक, साथ साथ एक और चीज़ भी होती है कि इसमें किसी की मनमानी नहीं चलती। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कुछ नियम, कायदे, कानून हम जो संविधान के माध्यम से, कॉन्स्टिट्यूशन के माध्यम से पहले से तय कर लेते हैं, उसी के अनुसार फिर फैसले लिए जाते हैं। अब जो कानून होता है, अब कानून के सामने सारे एक बराबर होते हैं, चाहे वो पीएम हो, चाहे वो पीएन हो, सबके लिए एक जैसा कानून होता है। सब एक ही पंक्ति में खड़े होते हैं। तो कानून से ऊपर कोई भी नहीं होता। सर्वोच्च क्या होता है? हमारा संविधान होता है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो ये एक बड़ी विशेषता है जिसके कारण ज़्यादा से ज़्यादा देश हैं वो पसंद करते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था को। और यही कारण है कि ज़्यादा से ज़्यादा देश है अब लोकतांत्रिक व्यवस्था की तरफ झुक रहे हैं, या वहाँ के नागरिक जहाँ पर लोकतांत्रिक व्यवस्था नहीं है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ के सिटीजन्स हैं वो भी ये चाहते हैं कि वहाँ पर डेमोक्रेसी होनी चाहिए। साथ ही साथ यहाँ पे एक और अच्छी चीज़ होती है डेमोक्रेसी में, वो होती है पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी क्या होती है कि यहाँ पे नागरिक अगर जानना चाहे कि फैसले लेने में किन नियमों का पालन हुआ है या किस तरीके से फैसले लिए जाते हैं,
तो उसके पास वो जानने का अधिकार भी होता है। इसको बोलते हैं हम पारदर्शिता। जैसे अपने देश की बात करें तो अपने यहाँ पे तो आरटीआई है। आरटीआई मतलब राइट टू इन्फॉर्मेशन है हमारे पास। राइट टू इन्फॉर्मेशन में क्या कि आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जान सकते हो सरकार के बारे में, कि कहाँ पे, जैसे अगर मान लीजिए कि कहीं पे कुछ बन रहा है गवर्नमेंट का, और आपको अगर पता लगाना कि उसमें कितना खर्चा हुआ, आप जान सकते हो। कोई काम कहाँ पे हुआ, कैसे हुआ, कहाँ पे अटका हुआ, आप जान सकते हो। आरटीआई आपको लगानी होती है। आरटीआई से आप, जैसे मान लीजिए कि आपके स्कूल के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कि वहाँ पे कितने टीचर्स है वो वर्क करें, कितने टीचर्स हैं जिनकी कमी है, ओके, किस टीचर की क्या क्वालिफिकेशन है, आप एक आरटीआई लगा दीजिए, आपको वो लिख करके मिल जाएगा। होता ना। तो पारदर्शिता भी होती है। क्या हम ऐसा नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में कर सकते हैं? मतलब ही नहीं है। वहाँ पे हमारे पास कोई राइट्स ही नहीं होते। वहाँ पे हम आलोचना, क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, जैसे नॉर्थ कोरिया है, किम जोंग उन का देश है, वहाँ पे आप एक उंगली उठा करके देखिए किम जोंग उन की तरफ, एक है नहीं, आप एक था हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे कहीं पर। ये सिर्फ डेमोक्रेसी में ही संभव होता है। अब यहाँ पर इस चैप्टर की बात करें तो ये तो मोटे तौर पे वैसे ही बात हमने डिस्कस किया। अगर इस चैप्टर की बात करें कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आपका यहाँ से एक 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा। एक ही क्वेश्चन है जो 5 मार्कर रहेगा। वो रहेगा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट यानी कि लोकतांत्रिक सरकारें गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर क्यों होती है, या लोकतंत्र के गुण या उनकी विशेषताएं लिखी। ये हमारा 5 मार्कर क्वेश्चन बनेगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। और उसके बाद उसी के जो कुछ पॉइंट्स है वो सेपरेटली आपके लिए 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं, 2 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। ओके, तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर अब डिस्कस करेंगे कि लोकतंत्र है उसकी विशेषताएं या उसके गुण क्या होते हैं। या लोकतांत्रिक सरकार को, जैसे हम या ज़्यादातर देशों की तरफ हमने देखा कि वो लोकतंत्र की तरफ जा रहे हैं, या ज़्यादातर लोगों को भी मानना है कि लोकतांत्रिक सरकार है वो बेहतर होती है, तो उसके कारण क्या है। तो यहाँ पे कई सारे कारण हैं, वो हमें फाइंड आउट करने हैं। अगर 5 मार्कर क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा इस चैप्टर में से, इसके अलावा कुछ नहीं पूछा जाता। तो यहाँ पे लोकतंत्र की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है, सबसे बड़ा जो गुण होता है जो बाकी सरकारों से इसे आगे खड़ा करता है, वो ये कि लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को खुद चुन सकती है। हम अपने शासकों को खुद चुनते हैं। ना तो तानाशाही में ऐसा होता, ना राजतंत्र में ऐसा होता। केवल लोकतंत्र में होता है कि हम वोट डालते हैं और वोट डाल करके अपने प्रतिनिधियों को चुनते हैं। अपने यहाँ पे लोकतंत्र की अगर बात करें 2 प्रकार का हो सकता है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी हो सकती है, इनडायरेक्ट हो सकती है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष हो सकता है। प्रत्यक्ष का मतलब ये है कि सरकार हर चीज़ हमसे पूछ करके करे, तो इतने बड़े देश में ये तो संभव नहीं हो पाता, जैसे हमने 9th क्लास में डिस्कस किया था। अब हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं, हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं वोट डाल के, फिर हमारी जगह पर नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए वो रूल करते हैं। जैसे आप क्लास में मॉनिटर को चुनते हो, होता है ना मॉनिटर, वो फिर आपकी क्लास की तरफ से जो भी मैसेज है वो आगे कन्वे करते हैं। तो ऐसे ही हम अपने MP या MLAs को चुनते हैं। चुनने का मौका होता है हमारे पास, यानी कि हम तय करते हैं कि सरकार को हम चुनेंगे। अब चुनते हैं वो कहाँ से आते हैं लोग, हमारे बीच में से होते हैं। किसके लिए चुनते हैं, हमारे लिए चुनते हैं। ओके, यानी कि लोकतंत्र क्या, जनता का जनता के लिए जनता द्वारा शासन होता है, हम चुन सकते हैं। तो पहली विशेषता ये होती है। दूसरी विशेषता ये होती है कि लोकतंत्र में जनता अपने शासकों को बदल भी सकती है, यानी कि वी कैन चूज द गवर्नमेंट, वी कैन चेंज द गवर्नमेंट। हम चूज भी कर सकते हैं और हम चेंज भी कर सकते हैं। इलेक्शन होते हैं, अपने देश की बात करें तो अपने यहाँ पर 5 ईयर्स के बाद इलेक्शन होते हैं, श्रीलंका में 6 ईयर्स के बाद होते हैं, अमेरिका में 4 ईयर्स के बाद होते हैं, लेकिन एक रेगुलर इंटरवल होता है, उसके बाद इलेक्शन होते हैं। और अगर हमें अच्छी ना लगे गवर्नमेंट, हमें लगे कि अच्छा शासन नहीं किया गया, तो अगले इलेक्शन में क्या करते हैं, हम सरकार को बदल भी सकते हैं, यानी कि हम बदल भी सकते हैं। क्या नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ऐसा होता है? ना राजतंत्र में होता, ना तानाशाही में होता, वहाँ पर यह हमारे पास राइट नहीं होता। तीसरी चीज़ कि लोकतंत्र में कानून का शासन होता है, चाहे वो PM हो चाहे वो PN हो, एक बराबर है, एक जैसा कानून है सबके लिए, कानून से ऊपर कोई नहीं है। गवर्नमेंट की भी अपनी लिमिटेशंस होती हैं, उनको अगर कोई वर्क करना है तो वो कानून के ही फ्रेमवर्क में करना होगा, उसी के अकॉर्डिंग उन्हें चलना होगा। ये जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वहाँ पर ऐसा नहीं होता। जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ा था, लुई 16 क्या कहता था, आई एम द स्टेट, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही सुप्रीम कोर्ट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ। ऐसा ही तानाशाही में होता है। किम जोंग उन की बात करें अगर नॉर्थ कोरिया की, क्योंकि उनके बारे में आपने ज़्यादा कुछ पढ़ा समझा है, तो उनकी मर्जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, जो वो कहेंगे उसी के अकॉर्डिंग होगा। ओके, तो यहाँ पर ऐसा नहीं होता। लोकतंत्र में कानून का शासन होता है। अगर आप सही हो, गवर्नमेंट गलत है, आप कोर्ट में जा सकते हो
और गवर्नमेंट के खिलाफ भी आप केस जीत जाते हो, गवर्नमेंट के खिलाफ केस जीतते हैं लोग, जीतते हैं ना, कई बार केस हुआ और उन्होंने केस कर दिया और गवर्नमेंट के कानून को ही कैंसिल करवा दिया, गवर्नमेंट को ही ऑर्डर दिलवा दिया। ऐसा सिर्फ डेमोक्रेसी में हो सकता है। लोकतंत्र में हर व्यक्ति के पास एक समान वोट डालने का अधिकार होता है। एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होता है। जैसे बताया कि पीएम का वोट हो, पीएन का वोट हो, अमीर का वोट हो, गरीब का वोट हो, अंबानी का वोट हो या आपके घर के किसी एडल्ट का वोट हो, एक बराबर है। ये नहीं कि पीएम है तो उनके वोट 10,000 काउंट होंगे, ये नहीं कि अंबानी, अडानी या टाटा बिरला है तो उनके वोट हैं, उनके 50,000 मान लेंगे जी वो तो पैसे वाले हैं। ऐसा नहीं है, सबका एक बराबर वोट होता है, उसकी एक जैसी वैल्यू होती है। ये डेमोक्रेसी में होता है। जबकि अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पे पहली बात तो राइट टू वोट ही नहीं होता। अगर होता तो एक बराबर नहीं होता। जैसे हम सऊदी अरेबिया की बात करें तो वहाँ पे 2016 में जाकर के महिलाओं को राइट टू वोट मिला है, बाकी को राइट टू वोट भी नहीं था और सब लोगों को नहीं मिल पाता। फिजी देश है, वहाँ पे राइट टू वोट जो दिया गया है तो जो भारतीय लोग हैं वहाँ पर नियर अबाउट 45% के आसपास, उनकी वोट की वैल्यू कम है, जबकि वहाँ के जो लोग हैं मूल निवासी 55% के आसपास, उनकी वोट की वैल्यू ज़्यादा है। एक बराबर वोट, राइट टू वोट नहीं है वहाँ पर। तो ये लोकतंत्र की विशेषता होती है कि यहाँ पे एक व्यक्ति, एक वोट, एक मोल होता है। एक और विशेषता होती है कि लोकतंत्र में समानता के भाव को बढ़ावा देते हैं, यानी कि सबके लिए एक समान अधिकार होते हैं, सबके लिए, सबको एक समान ट्रीट किया जाता है। वन नेशन वन रूल, एक देश एक जैसा कानून होता है। लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता है। गरिमा को बढ़ावा कैसे देता है कि हमारी कुछ रिस्पेक्ट होती है। यहाँ पर डेमोक्रेसी में हमारे पास कुछ मौलिक अधिकार होते हैं, हमारे पास कुछ कानूनी अधिकार होते हैं। जो मौलिक अधिकार होते हैं, कानूनी अधिकार होते हैं, उसे सरकार भी नहीं छीन सकती। हम कई बार जाते हैं ना गवर्नमेंट के खिलाफ अपने केस में कि गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर दिया, तो हम कैसे जा सकते हैं कोर्ट में कैसे जाते हैं? क्यों? हम अपने पास राइट्स हैं कि अगर हमारे उन राइट्स को छीना जाता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं। तो यहाँ पर नागरिकों की गरिमा को बढ़ावा दिया जाता है। जो नागरिक होते हैं उनका महत्व ज़्यादा होता है, सरकार से भी ज़्यादा होता है। इसके साथ साथ जो लोकतंत्र होता है यहाँ पर बेहतर फैसले लिए जाते हैं। ये भी एक लोकतंत्र की, डेमोक्रेसी की विशेषता होती है। बेहतर फैसले कैसे लिए जाते हैं? अब देखिए, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है उसमें फैसले कौन लेता है? तानाशाह लेता है, राजा लेता है, जहाँ पर राजतंत्र होता है। अब डेमोक्रेसी में क्या होता है कि पहले उस जो भी डिसीजन लिया जाएगा उसके ऊपर चर्चा होगी, चर्चा होने के बाद ऑफिशियल है उसका ड्राफ्ट तैयार करते हैं, कैबिनेट में उसकी चर्चा होती है। उसके बाद जो चर्चा होती है वो मीडिया में तो होती है, पार्लियामेंट में चर्चा होती है, पार्लियामेंट में पहले लोकसभा में होगी, राज्यसभा में होगी, उसके बाद जाकर के वो कानून बन पाता है, तब जाकर के वो बदलाव आ पाता है। तो यहाँ जब इतने सारे लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे तो उसमें चांसेस रहते हैं कि फैसले बेहतर लिए जाएंगे, चांसेस रहते हैं कि उसमें गलतियाँ कम होगी। हालांकि इससे देरी जरूर हो जाती है लेकिन फैसले बेहतर होने की गारंटी बढ़ जाती है। तो ये भी एक डेमोक्रेसी का गुण है, क्योंकि इसमें फिर सबके बारे में डिस्कस किया जाता है, हर एक का अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है, वो डिस्कस किया जाता है, उसके बाद वो डिसीजन लिया जाता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में टकरावों को टालने का तरीका प्रदान करता है। लोकतंत्र उन देशों के लिए सबसे बेहतर होता है जहां पर डाइवर्सिटी, विविधता ज़्यादा होती है। जैसे अपने देश की बात करें, अलग अलग भाषा बोलने वाले लोग हैं, अलग अलग कल्चर के लोग हैं, अलग अलग संस्कृतियों के लोग हैं, अलग अलग धर्मों में विश्वास रखने वाले लोग हैं, फिर भी हम एक साथ मिलकर के कैसे चल पा रहे? क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में ये नहीं देखा जाता कि किस धर्म से है, किस जाति से, किस वर्ग से है, किस भाषा को बोलने वाला है, सबको एक समान ही ट्रीट किया जाता है। जो पीछे होता है उसको कुछ एक्स्ट्रा हेल्प जरूर दी जाती है, जैसे कि रिजर्वेशन है। तो यहाँ पे जो विविधता है उसको, या जो टकराव है उसको टालने का सबसे अच्छा जो मैकेनिज्म प्रदान करता है वो डेमोक्रेसी प्रदान करता है, लोकतंत्र प्रदान करता है। अगर हम नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें, जैसे इराक में सद्दाम हुसैन की सरकार थी, या हम बाकी देशों के एग्जाम्पल लें, तो वहाँ पर क्या हुआ है कि वहाँ पर अगर विविधता थी तो एक वर्ग में जिसकी सरकार थी, जिसका तानाशाह था, उसने दूसरे वर्ग के लोगों को मरवा दिया गया था। ऐसा यहाँ पर नहीं होता। यहाँ पर सब लोगों के एक समान अधिकार होते हैं। सब लोगों को जो गवर्नमेंट है या जो कानून है, जो कोर्ट है, वो प्रोटेक्ट करता है, एक समान रूप से प्रोटेक्ट करता है। लोकतंत्र में गलतियों को सुधारने की गुंजाइश होती है। गलतियों को सुधारने की गुंजाइश का मतलब ये होता है कि अगर मान लीजिए कि हमने किसी गवर्नमेंट को चुन लिया और वो सही से अपने अकॉर्डिंग कार्य नहीं कर पा रही है, क्या करेंगे? अगले चुनाव में हम उसको बदल देंगे। इसके साथ साथ
जैसे डेमोक्रेसी में ये भी होता है कि अगर हमने कानून के ऊपर चर्चा की जा रही है, तो जैसे अब हुआ कि किसान आंदोलन हुआ था, किसान आंदोलन के बाद क्या हुआ कि जो तो 3 कानून थे, लगा मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है उनको लगा कि ये सही नहीं है, उनको वापस ले लिया गया। यहाँ पे वो हठ धर्मिता नहीं चलती या नहीं होती है। डिक्टेटरशिप में क्या होता है, कानून बन गया तो बन गया, उसके सामने उंगली नहीं उठा सकता कोई। तो यहाँ पर गलतियाँ होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, अगर हो जाए तो उनके सुधारने के जो गुंजाइश है वो ज़्यादा होती है। साथ साथ लोकतंत्र में बुनियादी संविधान होता है और सरकार के निर्माण, कार्य, शक्तियाँ सब कुछ नियंत्रित करता है। इसके साथ साथ लोकतंत्र में जो मेन जो व्यवस्था होती है उसको संविधान निर्धारित करता है, कॉन्स्टिट्यूशन। वो सरकार की शक्तियों को भी निर्धारित करते हैं, मैकेनिज्म प्रदान करते हैं। तो इसमें आपसी तनाव, झगड़ा, कन्फ्यूजन, वाद विवाद होने की संभावना कम हो जाती है, क्योंकि सब कुछ पहले से ही क्लियर है कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है और ऐसे नहीं हो सकती। तो लोकतंत्र में क्योंकि नियमों के अनुसार शासन चलाया जाता है, संविधान के अनुसार शासन चलाया जाता है, तो विवाद होने के चांसेस कम हो जाते हैं। लोकतंत्र में नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी होती है। अधिकार दिए एक अलग चीज़ है, उनकी सुरक्षा की गारंटी भी डेमोक्रेसी में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट खुद देती है। अपने यहाँ पे जैसे संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार हमें खुद राइट देता है कि अगर बाकी के राइट्स अगर वायलेट होते हैं, हनन किया जाता है, चाहे वो सरकार ही क्यों ना हो, तो हम कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट हमें प्रोटेक्ट करेगा। तो ये सिर्फ कहाँ होता है, ये सिर्फ यहाँ हो सकता है, लोकतंत्र में हो सकता है। तो ये भी एक विशेषता है। इसके साथ साथ लोकतांत्रिक जो सरकार होती है वो जिम्मेवार और उत्तरदायी सरकार होती है। उत्तरदायी कैसे होती है कि वो जो गवर्नमेंट होती है डेमोक्रेसी में, यहाँ पे चुनाव होते हैं, उनको वोट लेने होते हैं, तो रिस्पॉन्सिबल होती है जनता की मांग के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्सिबल होती है, वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रति रिस्पॉन्सिबल होती है, वो पार्लियामेंट के प्रति जिम्मेवार भी होती है, जिम्मेवारी के साथ अपना कार्य करती है वो, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स होती है कि आपको ये काम करना है और इस तरीके से करना है। ओके, ये नहीं कह सकती कि हम ये कर नहीं सकते, वो बाध्य होते हैं। तो यहाँ की जो सरकार होती है जिम्मेवार होती है। तानाशाही राजतंत्र की बात करें, वो उत्तरदायी नहीं होती, क्योंकि उनको कौन से वोट लेने होते हैं, उनसे कौन सवाल पूछने वाला है, कौन सा मीडिया उनके पास आने वाला है, कौन सा विपक्षी दल वहाँ पर होगा। यहाँ पर विपक्षी दल भी होते हैं, यहाँ पे मीडिया भी होता है, यहाँ पे जनता भी होती है, वोट भी लेने होते हैं। तो ये जो सरकार होती है वो ज़्यादा उत्तरदायी और जिम्मेवार सरकार होती है। साथ साथ ये सरकार वैध सरकार भी होती है। वैध सरकार का अर्थ होता है कि अवैध, एक अवैध शब्द सुना ना आपने, अवैध कब्जा कर लिया, इस तरीके से इलीगल, ये लीगल होती है। थोपी नहीं गया कि कोई राजा आक्रमण कर दिया और बस जी कब्जा हो गया, या कोई तानाशाह जबरदस्ती बन गया। ये वैध सरकार है, वैलिड है, हमने खुद चुना है इसको, तो ये वैध सरकार होती है। ओके, तो ये हो गई विशेषताएं। विशेषताओं के साथ साथ ये हो गया कि ये कैसे जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर होती है। तो ये आपका इस चैप्टर का एक ही क्वेश्चन बनेगा जो 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। तो आपको अच्छे से, क्योंकि पहले से भी आप इस चैप्टर को इस कंसेप्ट को करते आए हो, तो ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस चैप्टर में आगे जो दिया गया बहुत छोटे छोटे कंसेप्ट दिए गए, यानी कि ये जो हमने विशेषताओं की बात की, इनमें से ही कुछ विशेषताएं हैं, उसके ऊपर हम कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे कि यहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार कैसे बाकी से बेहतर है या इसका क्या अर्थ निकलता है। तो छोटे छोटे हमारे टर्म्स रहेंगे जो आपके 3 मार्कर या 2 मार्कर या 1 मार्कर के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए देखते हैं एक एक करके कि और कौन सी विशेषताएं हैं जिनके आधार पर हम लोकतंत्र के परिणामों की गणना कर सकते हैं या उसको हम विश्लेषण कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की कि लोकतांत्रिक जो शासन व्यवस्था होती है उसे उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध शासन कहा जाता है। ओके, क्या कहा जाता है? उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध शासन व्यवस्था कहा जाता है। अगर इस चैप्टर के क्वेश्चन की बात करें, जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया तो वो यही है, क्योंकि 5 मार्कर का क्वेश्चन कम पूछा गया, यहाँ से 3 मार्कर का क्वेश्चन पूछा गया और वो यही है कि लोकतांत्रिक सरकार उत्तरदायी, जिम्मेदार और वैध सरकार होती है, व्याख्या कीजिए। ओके, तो 3 मार्कर में क्वेश्चन इस बार भी आ सकता है। तो उत्तरदायी सरकार कैसी होती है? लोकतांत्रिक सरकार, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि ये लोकतांत्रिक सरकार जो होती है वो उत्तरदायी सरकार होती है। ये लोगों के लिए जवाबदेह होती है। क्यों जवाबदेह होती है? क्योंकि लोगों ने इसको चुना होता है, लोगों के द्वारा बनाई गई है, लोगों के लिए होती है, उसे लोगों को जवाब देना होता है,
क्योंकि लोगों ने कुछ उम्मीदों के साथ चुना ना, तो लोगों को जवाब देना होता है। अगर वो उनकी आशाओं के अनुरूप, उनकी जो उम्मीदें थी उसके अनुरूप अगर वो कार्य नहीं करते तो क्या होगा, अगले चुनाव में लोग उनको वोट नहीं देंगे, सरकार को बदल भी सकते हैं। ओके, यानी कि ये जो सरकार होती है क्या होती है, वो उत्तरदायी सरकार होती है, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट होती है। बाकी में क्या होता है, जो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की बात करें तो वहाँ पर क्योंकि उनको वोट नहीं लेना होता, वहाँ पे इलेक्शन नहीं होते, तो वहाँ पर वो सरकारें उत्तरदायी नहीं होती, कोई फर्क नहीं पड़ता जनता क्या सोचती है क्या चाहती है। लेकिन यहाँ पर फर्क पड़ता है, थोड़ा सा अगर आंदोलन हो जाए तो सरकार कोशिश करती है कि उसके अकॉर्डिंग दोबारा से फिर वो डिसीजन लिए जाएं ताकि जनता नाराज ना हो जाए। ओके, तो ये एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है लोकतंत्र की, जो लोकतंत्र को बाकी शासन व्यवस्थाओं से बेहतर बनाता है, क्योंकि इसमें जनता के अनुसार शासन व्यवस्था चलाने का प्रयास किया जाता है। ओके, दूसरा जिम्मेदार सरकार है। जिम्मेदार सरकार कैसे, ये जो सरकार होती है वो ऐसा नहीं कि अपनी मर्जी चलाएगी, ये जिम्मेदार होती है संसद के प्रति, जिम्मेदार होती है हमारे संविधान के प्रति, जिम्मेदार होती है ये मीडिया के प्रति। इसे सिर्फ जनता को जवाब नहीं देना होता, इसको साथ ही साथ संविधान को जवाब देना होता है, पार्लियामेंट को जवाब देना होता है, संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था चलानी होती है, मनमर्जी नहीं कर सकती। तो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो पारदर्शी होती है, इसमें जो कुछ भी होता है वो नियमों के अनुसार होता है, जनता भी ये जान सकती है कि इसमें सरकार ने क्या निर्णय लिया, कैसे लिया। तो वो सिर्फ उत्तरदायी नहीं होती बल्कि जिम्मेदार सरकार है और उसे अपनी जिम्मेवारियों को निभाना होता है। वो ये नहीं कह सकती तो हम तो ऐसे करेंगे जी। इन जो सरकार है या जो नेता हमने चुने वो अपनी मर्जी के अनुसार नहीं कर सकते, उनको नियम कायदे कानूनों को मानना होता है, उनको जो भी संसद की तरफ से कह सकते हैं कि जो भी चर्चा परिचर्चा होती है उनके अनुसार शासन व्यवस्था को चलाना होता है। तो ये जिम्मेदार सरकार भी होती है, उत्तरदायी भी है, रिस्पॉन्सिबल भी है और ये जिम्मेदार भी है। ओके, उसके साथ साथ ये वेद सरकार होती है। वेद सरकार कैसे होती है, जैसे अभी हमने बात किया कि दो शब्द होते हैं, एक तो वेद होता है और एक होता है अवेद। वेद का मतलब होता है जो कानून के अनुसार हो। जो लोकतांत्रिक सरकार होती है वो वेद शासन व्यवस्था होती है। वेद मतलब कि ये हमने खुद ने चुनी है, थोपी नहीं गए हमारे ऊपर। ऐसा नहीं है कि जैसे राजतंत्र में होता है कि राजा बन गया हम कुछ नहीं कर सकते, हमने कौन सा चुना है। तानाशाही में जो तानाशाह बन गया हमने कौन सा उसको चुना है और ना ही हम बदल सकते। यहाँ ऐसा नहीं होता, यहाँ वेद है, खुद ने हमने चुना है, खुद यानी कि कानूनी प्रक्रिया से उसको चुना गया है। तो ये वेद सरकार होती है। ये जो सरकार होती है सुस्त हो सकती है, कम कार्यकुशल हो सकते हैं, कई बार ऐसा हो सकता है कि उसमें कुछ भ्रष्टाचार हो, लेकिन ये लोगों की ज़रूरतों को अनदेखा नहीं कर सकते। ये वो सरकार है जिसको जन समर्थन का जो आवश्यकता है वो रहेगी, क्योंकि लोगों ने चुना है, लोगों ने अपने अनुसार चुना है। अगर लोगों को लगेगा ये ठीक कार्य नहीं करे तो अगली बार उसको बदल भी देंगे। तो ये भी एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है कि थोपी गई सरकार नहीं होती बल्कि लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार होती है। और ये सरकार फिर क्योंकि लोगों ने चुना है तो वो उन्हीं के अकॉर्डिंग कार्य करने की कोशिश करती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होती है लोकतंत्र की कि लोकतांत्रिक सरकार होती है वो उत्तरदायी, जिम्मेदार और वेद सरकार होती है। ओके, तो ये तो बात होगी कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार है वो वेद है, जिम्मेदार है और उत्तरदायी सरकार है। अब हम एक और मुद्दे के आधार पर तुलना करेंगे कि लोकतंत्र के आर्थिक परिणाम क्या निकले हैं। ये तो राजनीतिक परिणामों की बात की ना कि राजनीतिक तौर पर लोकतंत्र के हमें ये लाभ मिलते हैं। अब हम आर्थिक तौर पे भी तुलना करेंगे कि क्या आर्थिक तौर पर भी लोकतंत्र उतना ही कामयाब रहा है। तो आर्थिक समृद्धि की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें तो उसमें अगर हम देखें पिछले 50 वर्षों का तो हम कहीं ना कहीं तानाशाही से पीछे रहे हैं। यानी कि यही वो कुछ मसले हैं जहां पर हम तानाशाही से, बाकी अगर गुणों की बात करें तो हम तानाशाही से या राजतंत्र से कहीं आगे हैं, लेकिन आर्थिक विकास की अगर बात की जाए तो इसमें हम तानाशाही से पीछे हैं। यानी कि तानाशाही जो है, डिक्टेटरशिप है, वो हमसे आगे दिखता है। यहाँ देखिए कुछ फैक्ट दिए गए कि सभी लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो वहाँ पे पिछले कुछ दशकों में आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो 3.95% रही है, 3.95% रही है। ऐसे जो डिक्टेटर जो गवर्नमेंट है, ओके, डिक्टोरियल जो गवर्नमेंट है, तानाशाही जो सरकार है, वहाँ पे 4.42% रही है, 4.42% रही है। यानी कि आर्थिक विकास कहाँ ज़्यादा हुआ है, जो तानाशाही सरकार है वहाँ पर ज़्यादा हुआ है। ऐसे ही अगर हम गरीब देशों की बात करें तो वहाँ पे जो तानाशाही सरकार है वहाँ पर आर्थिक विकास
3-4% की गति रही है, जबकि जो गरीब देश है जहाँ पे लोकतंत्र है वहाँ पर आर्थिक विकास की दर है वो 4.28% रही है। तो यहाँ वो एक चीज़ है जिसमें लोकतंत्र है वो कहीं ना कहीं तानाशाही से पीछे। तो ये भी आपका एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आर्थिक विकास के आधार पर आप लोकतंत्र के परिणाम की गणना कीजिए। ओके, या इस टाइप से एक क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, एक बार पूछा गया था कि लोकतंत्र में आर्थिक विकास की गति हो तानाशाही की तुलना में कम है, तो क्या आपके अनुसार तानाशाही बेहतर है? ओके, तो हम यहाँ पर इसकी भी बात करेंगे कि क्या अगर हम आर्थिक विकास में तानाशाही बैठ रहे हैं तो क्या हमें तानाशाही के साथ जाना चाहिए। तो यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से पिछले 50 वर्षों की अगर बात करें तो 50 वर्षों की ये 50 ईयर्स के डेटा है, उसके आधार पे अगर देखें तो आर्थिक विकास की जो वृद्धि दर है, ग्रोथ रेट है, वो तानाशाही में लोकतंत्र से बेहतर रही है। लेकिन कई ऐसे लोकतांत्रिक देश भी हैं जो आर्थिक शक्तियों में गिने जाते हैं, ये भी हमें नहीं भूलना है। अमेरिका की बात करें, ब्रिटेन की बात करें, रशिया, जापान, जर्मनी, फ्रांस डेमोक्रेटिक कंट्री है। यहाँ पर तो देखिए ना, तानाशाही से कहीं आगे निकली हुई है। तो ऐसा नहीं है कि तानाशाही सब जगह पे आगे, ओवरऑल अगर बात करें तो एवरेज में तानाशाही आगे, लेकिन लोकतांत्रिक सरकारें हैं वो भी बेहतर कर सकती है। यानी इस आधार पे हम ये कह सकते हैं कि आर्थिक जो विकास है उसके आधार पे सिर्फ हम लोकतंत्र को रिजेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि लोकतंत्र में देखिए बाकी भी गुण है ना। लोग अपनी सरकार को चुन सकते हैं, सरकार को बदल सकते हैं, एक समान अधिकार होते हैं, कानून का शासन होता है, एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है। ओके, चुनाव लड़ने का हमारे पास अधिकार होता है, संस्था बनाने का अधिकार होता है, स्वतंत्रता होती है, कानूनी अधिकार होते हैं, कितने सारे गुण होते हैं। तो क्या हम एक आर्थिक विकास के आधार पे जिसमें थोड़े से पिछड़े हुए उसके आधार पे हम बाकी गुणों को रिजेक्ट कर दें? नहीं कर सकते। बल्कि हम क्या कर सकते हैं कि हम आर्थिक विकास के लिए थोड़ा सा और ज़्यादा फोकस करेंगे। ओके, दूसरा ये कि सिर्फ तानाशाही गारंटी नहीं कि आर्थिक विकास की गारंटी है कि तानाशाही डिक्टेटरशिप आ गई तो आर्थिक विकास हो जाएगा। ये जो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, जो सुपर पावर है, वो डेमोक्रेटिक कंट्रीज है, आर्थिक विकास में कहीं आगे निकली हुई है। ओके, तो जो आर्थिक विकास होता है वो सिर्फ शासन व्यवस्था के ऊपर डिपेंड नहीं करता, क्योंकि आर्थिक विकास और शासन व्यवस्था में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। आर्थिक विकास कई और कारकों के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसे जनसंख्या हो गया। अब अपने देश में हम आर्थिक विकास में हो सकता है हम अमेरिका से आगे निकल जाते हैं, लेकिन जनसंख्या का साइज ही इतना ज़्यादा है। हमारे यहाँ पर यूपी 20 करोड़ की जनसंख्या है। यूपी से बड़े विश्व की अगर बात करें, यूपी को अगर अलग देश मान लें 1 मिनट के लिए, तो यूपी से बड़े कितने देश होंगे? 4 ही देश रहेंगे, भारत, चाइना, यूएसए, इंडोनेशिया। मतलब इससे हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमारी देश की जनसंख्या कितनी ज़्यादा है। तो जो आर्थिक विकास वो कई और कारकों के ऊपर निर्भर करता है। वहाँ की जनसंख्या कितनी है, उसकी वैश्विक स्थिति कहाँ है, कि उस देश की लोकेशन क्या है, उसके अन्य देशों के साथ संबंध कैसे हैं, उसकी आर्थिक नीतियाँ कैसी है, वहाँ के संसाधन कितने हैं। तो कई सारे और कारक हैं जो निर्धारित करते हैं आर्थिक विकास को। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन आ सकता है विश्लेषण के लिए, एनालिसिस के लिए, कि आर्थिक विकास के आधार पे देखिए ये पूरा डायग्राम दिया जा सकता है जो ऊपर हमने डिस्कस किया। आपको बताना है कि आर्थिक विकास के आधार पे तुलना कीजिए लोकतांत्रिक और गैर लोकतांत्रिक देशों से, और उससे क्या निष्कर्ष निकलते हैं। तो निष्कर्ष हमें ये निकालने कि ये सही है कि पिछले 50 वर्षों में तानाशाही ने लोकतांत्रिक देशों से बेहतर किया है, लेकिन ये भी नहीं कह सकते कि लोकतांत्रिक देशों में आर्थिक विकास नहीं हो सकता। कुछ हम एग्जाम्पल देंगे अमेरिका के, यूएसए के, यूके के, रशिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड के। ये लोकतांत्रिक देश है, लेकिन यहाँ पर भी आर्थिक विकास की दर है वो कहीं ज़्यादा है तानाशाही देशों से। फिर हम ये बताएंगे कि जो आर्थिक विकास है और उसका इस शासन व्यवस्था से आपस में कोई लेना देना नहीं होता। आर्थिक विकास है वो कई और कारकों के ऊपर भी निर्भर करता है। वहाँ की जनसंख्या, वहाँ की आर्थिक नीतियाँ, वहाँ के संसाधन, उस देश की भौगोलिक अवस्थिति, कई सारे और कारक हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। तीसरी चीज़ कि केवल हम आर्थिक विकास के आधार पे बाकी जो गुण हैं उनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। वो जो विशेषताएं होती है, वो जो गुण होते हैं, वो कहीं ना कहीं ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं आर्थिक विकास से। और दूसरा ये कि आर्थिक विकास के लिए अच्छी नीतियाँ बना करके उसको भी हम प्राप्त कर सकते हैं। ओके, तो ये भी आपके लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। और इससे रिलेटेड जो डायग्राम आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, जैसा कि अभी मैंने आपके साथ वो डेटा शेयर किया, तो वो आपके एग्जाम में दिया जा सकता है और आपको उसका निष्कर्ष निकालना होगा। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि असमानता और गरीबी के मामले में लोकतंत्र ने क्या किया। क्या असमानता और गरीबी को निपटाने में, उसको कम करने में या उसको ख़त्म करने में लोकतंत्र कामयाब रहा है? तो इसकी भी हम बात करेंगे कि आर्थिक जो असमानता है वो पूरी दुनिया में
बढ़ रही है। अगर हम पिछले दशकों की बात करें तो पूरी दुनिया में अमीर है वो अमीर होते जा रहे हैं, गरीब हैं वो गरीब होते जा रहे हैं। भारत की बात करें तो भारत की जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा 26 करोड़ के आसपास जो लोग थे, 2011 के आसपास की बात करें, 26 करोड़ के आसपास लोग हमारे यहाँ पर निर्धन है। ओके, बहुत बड़ा हिस्सा है। 26 करोड़ का मतलब ये है, अमेरिका की जनसंख्या 30 करोड़ है, तो उसके आसपास तो हमारे यहाँ पे निर्धन लोग ही हो गए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये सब कुछ लोकतंत्र के कारण हो रहा है। पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो हमारे यहाँ पर निर्धनता में कमी आई है। प्रतिशत की बात करें, क्योंकि 26 करोड़ तो इसलिए दिख रहे हैं ना, क्योंकि हमारी टोटल जनसंख्या ज़्यादा है। पहले यहाँ अपने देश की बात करें तो 43% के आसपास निर्धनता थी, जो कि कम होकर के अब 22% के आसपास आ गई है। ओके, तो असमानता खत्म तो नहीं हुई है, निर्धनता खत्म तो नहीं हुई है, लेकिन उसमें कमी जरूर आई है और उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं। दूसरा ये जरूर समस्या है कि गरीब और अमीर के बीच में जो आय की खाई है वो बढ़ती जा रही है, और लोकतंत्र के जो अधिकांश देश है वो इस असमानता को मिटाने में असफल रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि जो गैर लोकतांत्रिक या अलोकतांत्रिक देश है वहाँ पर भी ये नहीं, वहाँ पर भी ऐसा ही है कि कुछ लोग हैं जिनके पास संपत्ति अधिक है, कुछ लोग हैं जिनके पास प्रॉपर्टी है या आय के साधन है वो कम है। यहाँ देखिए, एक कार्टून आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया गया है कि ये 50% लोग हैं उनको इतना शेयर मिला है, और ये जो 2% लोग हैं उनको इतना शेयर मिला है। ऐसा ही कुछ आय के साथ है। यहाँ पे कुछ और फैक्ट मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, एनसीईआरटी की बुक से ही लिए गए। यहाँ देखिए, दक्षिण अफ्रीका की अगर बात करें तो वहाँ पर टॉप 20% जो लोग हैं उनके पास आय का 65% है, और बॉटम के 20% के पास उनकी आय है 2.9%। ऐसे ब्राज़ील में देखिए, ऐसे ही रशिया में देखिए, ऐसे ही यूएसए में देखिए, टॉप 20% के पास 50% इनकम है देश की, और बॉटम 20% के पास 4% इनकम है। ऐसे ही अपने देश में यहाँ हंगरी या डेनमार्क की बात करें तो यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस कम जरूर हो जाता है, जहाँ पे कह सकते हैं आर्थिक असमानता थोड़ी कम है। तो ऐसा नहीं कि ये नई चीज़ है सभी देशों में, और इसके लिए प्रयास किए जाने जरूरी है। तो यहाँ पर भी हम कहीं ना कहीं आर्थिक विकास की तरह फोकस करने की ज़रूरत है कि हम असमानता को, अमीर गरीब के बीच में भेदभाव को कम करने में जो लोकतंत्र है वो कामयाब नहीं रहा है, और इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता रहेगी। ओके, तो ये बात होगी कि आर्थिक असमानता में लोकतंत्र कितना कामयाब रहा है, ये उसके क्या परिणाम रहे। अब हम बात करेंगे कि सामाजिक विविधताओं में सामंजस्य बिठाने में लोकतंत्र की क्या सफलता रही है। तो पूरा विश्व की बात करें या हमारे देश की बात करें तो यहाँ पे सामाजिक विविधताएं काफ़ी ज़्यादा है अपने देश में। धर्म के आधार पे, भाषा के आधार पे, संस्कृति के आधार पे या भौगोलिक क्षेत्र के आधार पे हम विविध हैं, बहुत अधिक विविधताएं पाई जाती हैं। और विभिन्न वर्गों के बीच में टकराव होना, वैचारिक मतभेद होना, ये भी स्वाभाविक है कि जब इतनी सारी विविधता है तो कहीं ना कहीं सोच विचार है वो टकरा जाते हैं कहीं ना कहीं। अब यहाँ पर लोकतंत्र के सामने ये चैलेंज है कि क्या इन सभी विविधताओं को एक साथ लेकर के वो चल सकता है, क्या इन विविधताओं को सम्मान कर सकता है। तो लोकतंत्र ऐसे तरीकों का विकास करने में मदद करता है जिससे समाज के अलग अलग जो वर्ग हैं उनके बीच में एक हेल्दी कंपटीशन हो पाए। तो लोकतंत्र में विविधता का सम्मान किया जाता है, मतभेदों के समाधान निकालने के प्रयास किए जाते हैं। अपने देश में देखिए, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, ओके, सभी धर्मों को एक समान दर्जा प्राप्त है। ऐसे किसी भी आधार पे भेदभाव नहीं किया जाता। चाहे हम जैसे वोटिंग राइट्स की बात करें तो वोटिंग राइट्स का मतलब है कि कंडीशन क्या है, भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए, बाकी कोई मैटर नहीं करता। अगर हम जॉब के मामले की बात करें या किसी भी वे से मामले की बात करें तो कहीं पे ये नहीं कहता कि उस कैटेगरी से या वहाँ से आएंगे तो उनके पास ये राइट्स नहीं होंगे। ओके, तो यहाँ पर जो विविधता है उसको एक तरीके से सामंजस्य, तालमेल बिठाने में लोकतंत्र कामयाब रहता है। और लोकतंत्र सबसे बेहतर शासन व्यवस्था होती है इस प्रकार के देशों में, जैसे भारत जैसे देश है। अब इसमें क्या फ़ायदा मिलता है कि जैसे हर किसी को अपना राजनीतिक दल बनाने की छूट है, अपनी पॉलिटिकल पार्टी वो बना सकते हैं, हर कोई चुनाव लड़ सकता है, हर कोई अपनी आवाज़ उठा सकता है, हर कोई अपने मुद्दे उठा सकता है, हर कोई आंदोलन कर सकता है ना। तो यहाँ पर हर किसी को एक बराबर अधिकार दिए गए, तो ये सबसे बेहतर व्यवस्था होती है। जबकि अगर हम गैर लोकतांत्रिक सरकारों की बात करें तो वहाँ पर कभी न कभी कहीं ना कहीं किसी दूसरे वर्ग को जो शासन सत्ता में नहीं होता उसको दबाया जाता है। यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अधिकतर लोकतांत्रिक देशों में सामाजिक विविधता में तालमेल आपस में बना रहता है। इसमें कुछ अपवाद हो सकते हैं, जैसे श्रीलंका के बारे में हमने बात की सत्ता की साझेदारी में, तो वहाँ पे कुछ अपवाद रहे थे। हालांकि अब भी वहाँ पर वर्तमान की बात करें, प्रेजेंट की बात करें तो वहाँ पर भी वो तालमेल बना हुआ है।
तो ये एक बेहतर परिणाम है कि जहाँ विविधता होती है वह लोकतांत्रिक व्यवस्था ही बेहतर होती है, क्योंकि वहाँ पर सबको एक समान अधिकार दिए जाते हैं, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, सबको आगे बढ़ने के एक बराबर अवसर दिए जाते हैं, और जो असमानता होती है उसको दूर करने का प्रयास भी किया जाता है, और हर वर्ग के अधिकारों को प्रोटेक्ट किया जाता है, उसको सुरक्षा प्रदान की जाती है। तो ये भी एक अच्छा परिणाम है, पॉजिटिव परिणाम है, सकारात्मक परिणाम निकल के आ रहा है जब हम बात करते हैं सामाजिक विविधता की किसी भी देश में। उसके बाद बात करेंगे कि नागरिकों की गरिमा और आज़ादी। जैसे हमने बात की थी कि कैसे लोकतांत्रिक सरकार बेहतर है, तो उसमें हमने एक पॉइंट ये भी डिस्कस किया था कि जो लोकतांत्रिक सरकार है वो नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ाते हैं। गरिमा को कैसे बढ़ाते हैं कि लोकतंत्र में जो नागरिक होते हैं उनके पास कई सारे अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों को सरकार भी नहीं छीन सकती, यानी कि हमारी खुद की एक रिस्पेक्ट होती है, खुद की एक पहचान होती है, और उस पहचान के कारण, उन अधिकारों के कारण हम सरकार के खिलाफ भी खड़े हो सकते हैं अगर सरकार हमसे वो अधिकार छीनने का प्रयास करती है। तो लोकतंत्र ने नागरिकों को गरिमा और आज़ादी प्रदान किया। भारत में कई सामाजिक वर्ग हैं जिन्होंने वर्षों तक उत्पीड़न झेला है, लेकिन लोकतांत्रिक प्रक्रिया के फलस्वरूप वो जो वर्ग है वो आज सामाजिक व्यवस्था में ऊपर उठ पाए और अपने हक को प्राप्त कर पाए हैं। देखिए कि पहले जो कुरीतियाँ थी, जो सामाजिक बुराइयाँ थी, जिसमें सामाजिक भेदभाव किया जाता था, वो भेदभाव खत्म हुआ है। अब हम कानून की दृष्टि में सब एक समान है। वो एक समान हुए क्योंकि हर नागरिक की एक जैसी पहचान है, एक जैसा उसका सम्मान है, एक जैसी उसकी गरिमा है, एक जैसे उसको राइट्स दिए हुए हैं, चाहे वो हमारे मौलिक अधिकार की बात करें, चाहे वो हमारे कानूनी अधिकार की बात करें। तो सभी नागरिकों को मौलिक और कानूनी अधिकार प्रदान किए गए हैं, और जिसे सरकार भी उनसे नहीं छीन सकती। तो ये भी एक सकारात्मक परिणाम निकलता है लोकतंत्र का, कि लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा और उनकी आज़ादी को बढ़ावा दिया जाता है। तो ये जो क्वेश्चन है, हालांकि 1 मार्कर या 2 मार्कर में पूछा जा सकता है कि लोकतंत्र में नागरिकों की गरिमा या आज़ादी को बढ़ावा देते हैं, कैसे, या इससे आप क्या समझते हो। तो इसमें हमें बताना कि आज़ादी या गरिमा का मतलब है कि लोगों को अधिकार दिए जाते हैं, एक समान अधिकार दिए जाते हैं, इनको कोई छीन भी नहीं सकता, और इस तरीके से हमारे हर एक व्यक्ति की अपनी एक पहचान होती है, उसकी अपने एक अधिकार होते हैं जो कि आज़ादी से पहले नहीं होते थे। तो इस तरीके से लोकतंत्र वो हर व्यक्ति की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देते हैं, उसकी व्यक्तित्व का वो सम्मान करते हैं, जो कि गैर लोकतांत्रिक सरकारों में नहीं होता। ना तानाशाही में ऐसा होता, ना राजशाही में ऐसा होता। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पर महिलाओं की समानता की, कि लोकतंत्र महिलाओं को किस हद तक समानता देता है। तो महिलाओं की अगर समानता की बात करें तो लोकतंत्र के कारण ही ये संभव हो पाया कि महिलाएं समान अधिकारों के लिए संघर्ष कर पाई है, या महिलाओं को एक समान अधिकार दिए गए हैं। अगर अपने देश की बात करें या किसी भी लोकतांत्रिक देश की बात करें तो वहाँ पे एक समान अधिकार है। गैर लोकतांत्रिक देशों की बात करें तो वहाँ पे आज भी महिलाओं को एक समान अधिकार प्राप्त नहीं है। जैसे 9th क्लास में हमने पढ़ा था, सऊदी अरब की बात करें, संयुक्त अरब अमीरात की बात करें, वहाँ तो 2016 से पहले महिलाओं को वोटिंग राइट्स भी नहीं मिले हुए थे। अब भी बात करें तो उनके पास वो अधिकार नहीं होते। या हम अफगानिस्तान की बात करें या कोई और ऐसा देश लगा लीजिए जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं है, वहाँ पे महिलाओं के सामने उनके लिए वो एक बराबर अधिकार नहीं होते। कई देशों में अभी भी महिलाओं के पास शिक्षा का अधिकार नहीं है, वोट डालने का अधिकार नहीं है, या जो कानून बने हो तो कानून पुरुषों के लिए अलग है, महिलाओं के लिए अलग है। तो वो चीज़ें गैर लोकतांत्रिक देशों में अब भी जारी है, जबकि लोकतांत्रिक देशों में सब नागरिक एक बराबर होते हैं, लिंग के आधार पे किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता। तो ये भी एक बड़ी अचीवमेंट है लोकतांत्रिक सरकारों की, लोकतंत्र की, और एक सकारात्मक परिणाम है लोकतंत्र का। ओके, तो यहाँ पर भी 1 मार्कर 2 मार्कर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो लोकतंत्र है वो महिलाओं को एक समान अधिकार प्रदान करते हैं, व्याख्या कीजिए या उदाहरण के साथ समझाइए। तो हमें एग्जाम्पल के साथ समझा सकते हैं, जैसे वोटिंग राइट की बात कर सकते हैं, या एक काम एक वेतन की हम बात कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट सेक्टर में अगर जॉब एक जैसी है तो सबका एक समान वेतन होता है। या अधिकारों की बात करें तो जो अधिकार पुरुषों को प्राप्त है वही महिलाओं को भी प्राप्त है। ओके, उसके बाद जातिगत असमानता की बात करेंगे। ये हमारा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक रहेगा कि जातिगत असमानता को लोकतंत्र ने कैसे देखा है, कैसे इस समस्या का हल निकाला है। तो जातिगत अगर असमानता की बात करें तो भारत में जड़ें जमाए बैठी हुई थी आज़ादी से पहले की बात करें, लेकिन लोकतंत्र के कारण इनकी जड़ें अब काफ़ी कम हो गई, कमज़ोर हो गई इनकी जड़ें। जैसे पहले की बात करें तो पिछड़ी जाति या अनुसूचित जाति की बात करें तो कहीं ना कहीं जाति के आधार पर भेदभाव किया जाता था, चाहे वो अज्ञानता लगा लीजिए,
चाहे वो जागरूकता का अभाव लगा लीजिए, चाहे वो साक्षरता दर की कमी लगा लीजिए, चाहे वो समाज सुधार के प्रयासों की कमी लगा लीजिए, चाहे वो लोकतंत्र का अभाव लगा लीजिए। लेकिन जैसे जैसे लोकतांत्रिक सरकार शासन व्यवस्था में हम आए हैं तो सब नागरिकों को एक समान अधिकार दिए गए, सबको एक समान दृष्टि से देखा जाता है, और जहाँ पर भी इस प्रकार की असमानता थी वहाँ पर कड़े कानून भी बनाए गए, जैसा आप 8th क्लास में पढ़ चुके हो। ओके, तो वो सारी चीज़ों के प्रयास के कारण जातिगत जो असमानता है उसको लगभग न्यूनतम दर पर ले आए। अगर हम शहरों की बात करें तो वहाँ पर वो लगभग ख़त्म हो चुकी है जातिगत जो असमानता थी। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो जहाँ पर जो पिछड़े राज्य है, जहाँ पर शिक्षा का प्रचार प्रसार नहीं हुआ, हो सकता है वहाँ पे लिटिल बिट थोड़ी बहुत हो, लेकिन बाकी जगह से ये सब कुछ पूर्णतः खत्म हो चुका है। तो ये भी क्रेडिट जो जाता है वो लोकतंत्र को जाता है। तो ये था हमारा आज का चैप्टर, जिसमें हमने समझा कि लोकतंत्र के परिणाम क्या निकले, कौन सी अच्छी चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें निकली है, और दो चीज़ें हमने देखी कि जहाँ पर लोकतंत्र थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है। एक तो आर्थिक विकास में हम पीछे हैं गैर लोकतांत्रिक सरकारों से, और दूसरा ये कि असमानता और गरीबी को खत्म करने में लोकतंत्र अभी तक कामयाब नहीं हो पाया। तो इसके बारे में लोकतांत्रिक सरकार है उनको जोर देने की आवश्यकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट जो आपका क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि लोकतांत्रिक सरकार जिम्मेदार, उत्तरदायी और वैध सरकार मानी जाती है, कैसे। दूसरा आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, लोकतांत्रिक सरकार है वो गैर लोकतांत्रिक सरकारों से बेहतर होती है, कैसे। ये 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। और जो वैध, जिम्मेदार और उत्तरदायी सरकार का क्वेश्चन है वो आपके 3 मार्कर में आ सकता है। तीसरा क्वेश्चन कि लोकतांत्रिक सरकार है वो विविधता के बीच में सामंजस्य बिठाती है, यह आपका पूछा जा सकता है। या लोकतांत्रिक सरकार नागरिकों की गरिमा और आज़ादी को बढ़ावा देती है, कैसे। तो ये 3 या 4 क्वेश्चन है, इनमें से एक 5 मार्कर रहेगा, बाकी आपके 2 या 3 मार्कर में पूछे जा सकते हैं। तो ये हमारा चैप्टर था, और उम्मीद करता हूँ कि सारे कंसेप्ट आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, सब कुछ अच्छे से क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट है, आपका कोई क्वेश्चन रहता तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और जीनियस पैच के थ्रू ऑलमोस्ट सारे चैप्टर हमारे हो चुके हैं। जहाँ तक आपके पोल साइंस के चैप्टर हमारा सिलेबस कवर हो चुका है, हमारे इकोनॉमिक्स के चैप्टर है कवर अप हो चुके हैं, ज्योग्राफी के चैप्टर ऑलरेडी पहले ही पब्लिश थे, 1 शॉर्ट वीडियो की बात थी, ये 2 दिनों में पब्लिश कर दिए जाएंगे। हिस्ट्री का चैप्टर हमारा पहले और कई बार हमने पब्लिश कर दिया। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा तो वीडियोस को कैसे देख सकते हो, आपको प्लेलिस्ट में जाना है। प्लेलिस्ट में आपको क्लास 10 सोशल साइंस का जीनियस बैच मिलेगा, एक क्लास 10 सोशल साइंस का लीडर्स बैच मिलेगा, जिसमें हमने पार्ट्स में चैप्टर्स को डिस्कस किया हुआ है। तो आप वहाँ पर इन वीडियोज़ को सर्च कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।